अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल है? वेलकम। अच्छा जी, वो बात हो रही थी ना कि एक ऑस्टेरिटी मेजर है और ऑब्वियसली अपनी एनर्जीज को कंजर्व करने की कोशिशें हो रही थी, तो अब ये वैसे तवानाई मुल्क के लिए जो ज़रूरियात है, नहीं अपनी भी कर लें, आप बीच में डाल लें, क्योंकि ऑब्वियसली जब मुल्क ही शट डाउन हो जाएगा एक अर्ली आवर पे, तो अपनी तवानाइयाँ भी तो फिर ज़्यादा इम्कानात है कि आपकी अपनी तवानाइयाँ सर्फ हों। नहीं, ये पॉलिसी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, थैंक यू, ये पूरे मुल्क के लिए। सो मार्केट्स आर गोइंग टू नाउ क्लोज एट 8:30 PM और वेडिंग हॉल्स वगैरह उनको 10, वो वाला फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो वेडिंग हॉल्स जो है वो 10 बजे बंद कर दिए जाने चाहिए और मार्केट्स का 8:30 तक है, एंड ऑफ कोर्स दे कैन स्टार्ट अर्लियर। आई रियली अप्रिशिएट द मार्केट्स का फैसला, क्योंकि इससे हमारे ताजरों की ज़िंदगी बेहतर होगी माशाल्लाह। हमारे जितने कारोबारी कज़न्स हैं, दोस्त हैं, दोपहर 1 बजे से पहले कोई सोकर उठता नहीं है, फिर 2-3 बजे उससे पहले कारीगर लड़के दुकान खोल लेते हैं और 3 बजे साहब तशरीफ़ लाते हैं दुकान पे और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रात 11 बजे तक दुनिया तब्दील हो जाए, लेकिन उनका रूटीन तब्दील ना हो, उनकी ईगो हर्ट ना हो। तो साहिब, आप ज़रा अपने रूटीन पे नज़रसानी करें। मुल्क की खातिर आप ज़रा अपने रूटीन में अगर थोड़ी सी तब्दीली कर लेंगे तो होपफुली आपकी तबीयत पर गिरा नहीं गुजरेगा। आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट क्रिटिकल और हार्श। एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, वो साहिब भी उस निज़ाम का हिस्सा ही है, वो सब कुछ चल रहा था नहीं, बट बहुत से साहिब ये समझते हैं कि हम उस निज़ाम का हिस्सा नहीं हैं, हम दोपहर 2 बजे ही दुकान खोलेंगे और रात 12 बजे तक ही खोले रखेंगे। बेसिकली कर लो जो करना है, लेकिन अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जितना आप लेट करेंगे आपको अपनी शॉप्स तो जल्दी बंद करनी पड़ेंगी, तो बिजनेस तो फिर कम महदूद टाइम में चला जाएगा। तो लिहाजा अब ये डायरेक्टिव आ गया, बट मोर ऑन दैट लेटर। इसको जरा हम एक्सटेंसिवली बात करेंगे। कि शादी वालों को जरा थोड़ा सा 10:30 तक एक्सटेंशन, नहीं 10 का 10:30 हो ही जाता होता। अगर आप 10:30 देंगे तो वो 11 लेंगे, तो बस 11 इज फाइन। वैसे नहीं तो 11 करेंगे तो वो 11:30 12 बजे तक हो जाएगा। 11 शुड बी द डेडलाइन देन। Anyway, अब nobody consulted अब्दुल्ला ना, तो लिहाजा अब ये डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, तो 10 बजे which to me is perfect और timing। कराची में भी बाय द वे एक ज़माने में जो नहीं होता था डे वेडिंग्स, उसका सिलसिला शुरू हो रहा है कराची में भी, और वैसे ही अच्छी लगती हैं सर्दी के मौसम में। तो दिन की शादियाँ, एक तो खूबसूरत सा डेकोर भी होता है, सब बड़ी लोग अच्छी ठंडी धूप होती है, मतलब एक अच्छा माहौल होता है। Not really in Karachi, but yes, otherwise in the country. Not too bad either. It's all right. मतलब ये तो नहीं कि पसीने चो रहे हैं आपके कोई धूपों में जाके। अच्छा टेम्परेचर सा मौसम है। कराची का मौसम जरा गर्म ही होता है ना as compared to the rest of the country, so yes. अच्छा जी, एक नई किस्म का वायरस आ गया है, एक नई किस्म का कोरोना वायरस, और अल्लाह खैर करे। अब लिटरली ना आसाब में जान है, ना जिस्म में इतनी ताकत है, और पहले ही हम इतना थक चुके हैं अपने दीगर मसाइल में, जिसमें महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें हैं, बिजली के बढ़ते हुए निर्ख हैं, कि अब एक और ये सिलसिला। अल्लाह पाक हम सब क्या आजमाइश आपको बता देते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। और इसी बात से ही एक शॉकिंग किस्म का आपका सिस्टम एकदम जाग जाता है, क्योंकि 15 हफ्तों बाद मुल्क में कोरोना से 2 अमवात हो गई हैं, और दैट इज़ अ बिग डील। हम तो ज़ीरो पे थे ना बिल्कुल इतनी देर से, तो अब कोविड की वजह से ही 2 अमवात का होना डेफिनेटली आपको जरा टेंशन और ये साइकिल हमने इतनी दफा देख लिया है, इंडिया चाइना जब यहाँ पर पीक पहुंच जाती है ना, तो फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ भी सिलसिला आ ही जाता है। तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से आपको बता दें 5126 टेस्ट जो हैं वो पहले तो किए गए हैं, और 22 मरीजों की भी तस्दीक की है कि वो पॉजिटिव निकले। बीच में से मुस्बत केसेस की शरह जो है वो हो गई है जी 0.43%। और ये भी आपको बता दें कि NIH के मुताबिक लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 1.68 है। ये तो सीन जरा बढ़ गया है, बढ़ गया है, और बाकियों से कंपेयर किया जाए बाकी शहरों से तो लाहौर में ज़रा ज़्यादा मेरा ख्याल है मुहतात रहने की पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.28% और इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.73% रिकॉर्ड की गई है। एक नई किस्म का ये वायरस है जिसका एक अजीब सा नाम भी लिया जा रहा है, वो हम आपको आगे चलकर तफसील बताएंगे, लेकिन उसके मरीज भी डिटेक्ट हुए हैं पाकिस्तान में। सो एवरीबॉडी, कोई नाम शाम पता है आपको? हाँ भाई बताए ना, अभी तो आपने बताया था मुझे, नाम अभी सामने रखा पता नहीं। अच्छा चले, जब आ जाएगा तो बता देंगे। और बात ये है कि बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, बस एहतियात, मास्क को वापस ले आएँ और बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगहों पे मत जाएं थोड़ी देर के लिए। वी नो हाउ टू डू दैट, हमने किया हुआ है पहले, हम दोबारा कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रा थोड़ी देर के लिए आप ये करें। बट कमिंग बैक टू नाउ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, उसकी ज़रा डिटेल में बात होनी चाहिए। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मौशी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं।
हुकूमत हर तरह से हाथ पाँव मार रही है। दोस्त ममालिक भी हमारी चादर से बढ़कर पाँव फैलाने की आदतों से बेजार आ चुके हैं। आना भी चाहिए वैसे, क्योंकि मतलब देखिए कि कोई शख्स, कोई दोस्त आपका उधार मांग रहा हो और कह रहा हो कि मैंने 2000 सीसी की गाड़ी रखी हुई है, इसमें पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है, इसके लिए पैसे उधार दे दो। हम कहेंगे तुम्हारा दिमाग सही है, अब तो तुमने वो गाड़ी क्यों रखी हुई है जिसमें तुम खुद नहीं अफोर्ड कर सकते। नेचुरली तो फिर यही हमारे दोस्त ममालिक भी हमेशा कह रहे हैं। फौरी इमदाद नहीं पहुँच पाई है। इदारा शुमारियात ने तजारती खसारे पर जो आदाद शुमार जारी किए हैं वो भी तशवीशनाक हैं। दिसंबर में मुल्क के तजारती खसारे में 2.3% का इजाफा हुआ है। माहाना बुनियाद पर दिसंबर में बरामदात में 3.64% कमी हुई है। दरामदात में 0.41% का कमी का रिकॉर्ड सामने आया है। मुल्क की बरामदात 2 अरब 30 करोड़ 40 लाख डॉलर्स, दरामदात 5 अरब 16 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रिकॉर्ड की गई है। महंगाई ने तो तबाही मचाई हुई है। दिसंबर 2022 में महंगाई मजीद बढ़कर 24.5% तक आ गई है। बड़ी सिंपल सी मैथ है जी। आप जिस चीज़ के जो भी पैसे देते थे, अब आपको 25 गुना उसके ज़्यादा 25% उसका जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल अरिथमेटिक। और बहुत जगहों पे तो 100% भी आपको पता ही है कि बहुत सी चीज़ों पे तो हमें पता ही है कि वो ज़्यादा जा चुकी है। इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने भी सोचा कि अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। तवानाई बचत पॉलिसी का ऐलान जो है वो कर दिया गया है, जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या कहा गया है ये देख लें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। तमाम दफातर में बरकी आलात के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए। वफाकी kabīना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। तमाम शादी हाल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। तकरीबन 29,000 मेगावाट बिजली जो है हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो 12,000 पे आ जाती है। तो तकरीबन 17,000 मेगावाट बिजली जो गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें 5,300 एयर कंडीशनर की है और बाकी जो है 12,000 जो है वो तकरीबन जो है वो पंखों की है। यानी कि सिर्फ गर्मी से बचने के लिए हम जो है जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 18,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, हस्ब तवक्को कुछ ताजर जो हैं हमारे पास भी आए थे, आपको याद ही होगा कि उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन बाज़ ताजर जो है उन्होंने कहा है कि अगर फैसला हुआ है तो फिर पूरे मुल्क में बिला तफरीक होना चाहिए। असल में एतराज़ पता क्या होता है कि 7 वाली मार्केट खुली हुई है, एक मार्केट बंद हो जाती है, तो फिर वो अनफेयर लगता भी है, वो ग्राहक उधर चला जाता है। तो यूनिफॉर्मिटी के साथ अगर इम्प्लीमेंट कराया जाए, और ताजिर रहनुमा हमसे भी मिलते रहते हैं, वो कहते हैं कि हम ज़रा इलेक्ट होके आते हैं इन पोजीशंस पे, और बाकी जो हमारे फेलो ताजिर हैं वो हम पे बड़ा प्रेशर डालते हैं, लेकिन हम भी इन पॉलिसियों से इत्तेफाक करते हैं, विचों अंदर खाते। हाँ, अच्छा, आम दुकानदारों ने और सार्फिन ने हुकूमती फैसले पर मिले जुले रद्द अमल दिए हैं। अब सारों ने मिलकर क्या कहा है ये आप खुद ही देख लें। हमने मशवरा दिया था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की मीटिंग में कि 9 बजे का वक्त मुतय्यन कर लिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम ताजर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, इस मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए। लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि पूरे मुल्क के अंदर एक यकसा निज़ाम होना चाहिए कि पूरे मुल्क के हर सूबे में, हर कैंटोनमेंट में, हर DHA में दुकानें बंद करने का एक वक्त होना चाहिए। आज से 3 रोज पहले तमाम ताजिरों को बुलाकर कराची कमिश्नर ऑफिस में सूबाई गुजराओं ने बातचीत की और उसमें ये बात की गई थी कि जो तजावीज़ ताजिरों की तरफ से दी जा रही है उस पर ज़रूर अमल होगा। लेकिन उसके बरक्स आज एक वफाकी हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर आता है कि 8:30 बजे बाजार और रात 10 बजे शादी हाल बंद कर दिए जाएं। इस फैसले को पूरे मुल्क भर के ताजिर बरादरी कतई कबूल नहीं करेगी। हुकूमत होश के नाखून ले, ताजिर बरादरी पे जुल्म करना बंद करे। पहले हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, बची खुची जो हमारी छोटे ताजिरों के जो कारोबार है उसको भी बर्बाद करने पे हुकूमत तुली हुई है। हुकूमत को चाहिए कि तवानाई की ज़राए पैदा करे। कारोबार लोगों के पास पहले नहीं है, रोज़गार नहीं है लोगों के पास। सुबह 9 बजे मार्केटें खोले और शाम 7 बजे बंद हो जाए इंसानों की तरह, और पूरी दुनिया में यही सिस्टम है। लोगों के पास दिन में वो काम करेंगे, शाम को वो आएंगे चीज़ लेने के लिए। आगे से क्या है जी, दुकानें बंद हो रही हैं क्योंकि हुकूमत का डर है।
अच्छा बिजली सेफ हो जाएगी। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल लगता नहीं है। आपको करना है तो मुल्क को परमानेंट इस फैसले पे लेकर आओ। आप मार्केटें सुबह 8 बजे के लिए रात को 8 बजे बंद हो जाए। जो उनका फैसला किया शादी हाल बंद करने का, बहुत अच्छा फैसला किया है। गवर्नमेंट ने फैसला किया 10 बजे शादी हाल बंद करने का, बिल्कुल सही फैसला है। और मेरा ख्याल है कि जो प्राइवेट दफातर है ना, इनमें भी ये ज़रा टाइम पे पाबंदी को नाफिज करना चाहिए। 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक ये लोगों को बिठाए रखते हैं काम करने के लिए। हमारे यहाँ ये जो कल्चर है ना कि जितना देर तक ऑफिस में बैठे होगे उतने ही आप जरा माने जाओगे कि बड़ा काम हो रहा है, ये बिल्कुल ज़ीरो कल्चर है। कहीं दुनिया में ये नहीं होता। मतलब आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो आपकी वर्क टाइमिंग्स हैं उसी में काम करें। ये क्या बात हुई कि आप बैठे चले जा रहे हैं, और जो बॉसेस हैं उनको भी इन चीजों से इंप्रेस नहीं होना चाहिए, और प्लीज डिस्करेज करें इस चीज को। 5 बजे एवरीबॉडी शुड लीव द प्रेमिसेस। पूरी दुनिया में आपने काम करना है, बैठे रहते हैं। आपने काम करना है, आप वर्क फ्रॉम होम करें। आपने मीटिंग करनी है 5 बजे के बाद, आप जूम पे पूरी मीटिंग बुला लें। मतलब क्यों ये लाइटें, एसी, सब कुछ क्यों ऑन होता है इसको? और बाय द वे ये डे लाइट सेविंग वगैरह में ये पूरा ऑल द ईयर थ्रू ये चीज होनी चाहिए। कितना कोऑपरेट प्राइवेट सेक्टर चल रहा है ना, इनकी कोई टाइमिंग नहीं है साहब। सो ये भी हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये हमारे ज़ाहिर है बहुत सारे दोस्त हैं नौजवान जो इन दफातर में काम करते हैं। 8-8, 9-9 बजे कोई बात ही नहीं कि जी मीटिंग बुला ली है, अब बैठे हुए 8-8 भाई। हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो रातों को मतलब 10 बजे तक आते ही नहीं है, बिकॉज दे आर एक्चुअली सिटिंग एट होम एट वर्क, बिकॉज उनके अपने साथ कंटेम्प्रेरीज भी बैठे होते हैं। कल्चर ही बना हुआ ये हमारा जो एक कल्चर है, कल्चर के नाम पे या अल्लाह हमने पाकिस्तान में बहुत गंद मचाया हुआ है, और भी बड़े एवेन्यूज़ में। वी नीड टू री राइट इट, और उसको सही करने की ज़रूरत है। अच्छा, और चीज़ें आपको सुनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमतें भी कौमी बचत पॉलिसी पर वफाक का साथ देने को तैयार नहीं। हालांकि ये अजीब सी बात इसलिए लगती है क्योंकि PTI अपने दौर में खुद तवानाई बचत की पॉलिसी की बड़ी हामी रही है। और साथ ही आपको बताएं, दूसरी तरफ हुकूमत का अपना रवैया भी माशाल्लाह देखने वाला है कि उन्हें ये तो फिक्र है कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो पेट्रोल खर्च कर रहा है एंड ऑल दैट, लेकिन वुज़रा, मुशीर, सेनेटर्स, आला अफसरान, किसी का भी नाम ले लो, वो अपना तर्ज ज़िंदगी जो है वो बदलने को तैयार नहीं है। छोटी गाड़ी तो इनके पास होती ही नहीं है ना, कि अगर गाड़ी में सफ़र करना है तो गाड़ी में भी सफ़र करना है, ऑन्टोराज भी लेके साथ चलना है। और वो जो 77 पता नहीं 80 रुकनी काबीना है मुअव्विनीन खुसूसी और वुज़रा मिला के, वो जब नया वज़ीर हर 1 हफ्ते बाद इंडक्ट होता है, वो अपना पूरा अंटराज उसे मिलता ही होगा, आई एम श्योर। या एक आध गाड़ी हो रहा है तो वो तो यूज करेगा ना अपना प्रिविलेज, इसीलिए तो कर रहा है क्योंकि अदरवाइज तो उसका काम कोई है नहीं। अदरवाइज तो इंडक्ट होके भी उसका कोई काम नहीं। कितना ही काम हो रहा है कि 80 वजारतों के जरिए काम चलाया जा रहा है, आपके सामने ही है। सो सवाल यही है कि इस जहाजी साइज काबीना की गाड़ियाँ पानी पे चलती हैं। अवाम पहले भी कुर्बानी देते आए हैं, मजीद देंगे, लेकिन अपने रवैयों पर भी तो गौर करें। औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, ये आपने बचपन में पढ़ा था मुहावरा? नहीं पढ़ा था? अच्छा कोई बात नहीं। औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत वाला मामला जो है ना, एक साथ नहीं चल सकता। और यही ताजिर भी कहते हैं कि खुदा अपनी हालतें देखें और फिर हमसे पूछें कि हम 8:30 बजे दुकानें बंद कर दें, जो करनी चाहिए। अंग्रेजी में वो ये भी कहते हैं ना, लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल, तो लिहाजा प्लीज लीड बाय एग्जांपल, सिर्फ ये बताएं नहीं हमें। कितना मुझे अच्छा लग रहा है ये लफ्ज़ मईशतदान। हाँ, मईशतदान। क्यों? और मतलब मौशी माहिर, इट्स आउटडेटेड आई गेस। एक स्टेप अहेड है मईशतदान। डॉक्टर अकबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मुल्क को दरपेश बहुत से मौशी मसाइल हैं, इनके हल के लिए हुकूमत ने फौरी तौर पर तो एक एनर्जी बचत प्लान बनाया है। मार्केटें बाजार जल्दी बंद होंगे, बिजली कम इस्तेमाल होगी, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स वगैरह लाई जाएंगी, मतलब कम एनर्जी कंज्यूम करने वाले पंखे। उम्मीद है इन सारी चीज़ों की। तो आपको लगता है कि ये हो सकता है हमारे मुल्क में? ये अजीब और गरीब चीज़ हुकूमत कर रही है कि ये समझ के कि मार्केट अगर जल्दी बंद हो जाए और अगर इस तरह के आलात और ये चीज़ें इंपोर्ट की जाएं तो एक तो वो भी महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट करेंगे तो हमारा वैसे ही खसारा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने कुछ सोचा नहीं है कि मईशत के साथ करना क्या है। इक़्तिसादी तौर पर इनकी कोई हिकमत अमली नहीं है। ये ज़रूरी है, ये अच्छी बात है कि फ्यूल को बचाना चाहिए, उसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। हम अभी ये फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, उसको कुछ ये प्रमोट करें लॉन्ग टर्म। हमारे यहाँ ये कल्चर जो है ये इस तरह इक़दामात से नहीं होता कि हुकूमत कह दे कल से दुकानें बंद होंगी या खुलेंगी। कल्चर ऐसे नहीं बदल जाता है, उसमें तो कई महीने कई साल लगते हैं। चलें, आप भी यही कह रहे हैं। वैसे मार्केटें जल्द बंद कराने वाले इशू पर हमारे जो ताजिर हैं
वो किसी सूरत तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी आए हुए थे और तब भी काफ़ी उनके भी रिजर्वेशन ज़रूर थे। अच्छा, वो कारोबार का इस सारी सिचुएशन को अगर जल्दी बंद करा दें, उनके मुताबिक ये कारोबार का कत्ल है, मतलब इतनी एक्सट्रीम बात पे आ गए हैं। फिर इसका हल आप बताएं कि क्या हो सकता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली उसको चाहिए फिर सख्ती करे, कानून पर अमल दरामद कराए। अगर ये कानून आ ही गया है तो क्या अब आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि सख्ती कर लेनी चाहिए, और ख़ास तौर पे सियासी मसलहतों के तहत कॉम्प्रोमाइज़ का मार्जिन आपको लगता है कि इधर है? अगर सख्ती करनी है तो इनको पूरी इक्तिसादी हुकूमत की जो पॉलिसी है उस पर करनी चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि इनको करना क्या चाहिए। सख्ती अपनी जगह, कानून जहाँ तक है उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर हुकूमत को वाकई कुछ ढंग की चीज़ करनी चाहिए तो इनको पूरी अपनी हिकमत अमली जो है इक्तिसादी, उस पर गौर करना पड़ेगा। अच्छा ज़हीर साहब, हुकूमत का दावा भी है कि हम इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए अमीरों, सरमायादारों पर बोझ डालेंगे, तनख्वाहदार और गरीबों को बचाएंगे, लेकिन हमेशा कहा यह जाता है किया इसके उलट जाता है। जिस शोबे पर टैक्स लगे वो इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स कंज्यूमर से ही अल्टीमेटली वसूल कर रहा होता है, और आखिर में मिडिल क्लास या तनख्वाहदार ही पिसता है। और अव्वल तो लगाने की हिम्मत नहीं होती, धमकियाँ आ जाती हैं, हड़तालें शुरू हो जाती हैं और सारे इक़दाम वापस ले लिए जाते हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी टैक्स की बात की जाती है इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर हुकूमत कहती है टैक्स बढ़ाना चाहिए, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं करता, टैक्स बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे होते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदें, उसका जो एक हिस्सा जो है वो GST चला जाता है वगैरह वगैरह। तो ये आमदनी के लिहाज से नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाते। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी जैसे आमदनी बढ़ती जा रही है उस पर करें। और आपकी ये बात भी सही है कि बहुत सारी अगर सनतों पे लगाते हैं, अगर प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, तो ये जो सनतकार होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो पास ऑन कर देते हैं। आप दूध पे टैक्स लगा दें, फलां चीज़ पे लगा दें, खाने पीने की चीज़ों पे लगा दें, कपड़ों पे लगा दें, किताबों पे लगा दें, जिस चीज़ पे कंज्यूमर आइटम्स पे आप लगाएंगे तो वो आगे फिर जाके वो कंज्यूमर ही को देना पड़ता है, जो चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस तबके का हो। टैक्स जमा करने की सारी दुनिया में ये तरीका ये होता है कि आपकी आमदनी पे होता है, आपकी जो वसाइल हैं जो उन पर होता है। ये नहीं होता है कि आप आसानी से जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं। तो हमारे यहाँ ये कभी कोशिश इस तरह नहीं की गई है कि जो लोग वाकई जिनके पास आमदनी भी ज़्यादा है और जो जिनके पास यानी सरमाया भी बहुत है उस पर टैक्स लगना चाहिए, वो नहीं लगाते। अच्छा ज़ैदी साहब, फाइनली ये भी बताएं कि माशी मसाइल के हल के लिए गुज़िश्ता हुकूमत के पास भी कुछ प्लान थे, वो ना चल सके। मौजूदा हुकूमत भी बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म ही है, और जो भी नई हुकूमत आएगी ये पॉलिसियाँ तर्क कर सकती है। ऑब्वियसली उनकी जुरिस्डिक्शन में वो ना इनको लेके आगे चलें। फिर 10-15 साल की प्लानिंग कैसे हो? लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हो रही है। तमाम सियासी कुव्वतों के एक पेज पर आए बगैर क्या लंबी मनसूबाबंदी हो सकती है आपके ख्याल में? इसमें कोई शक नहीं कि सारी जो सियासी कुव्वतें हैं, सियासी भी और गैर सियासी भी, हमारे यहाँ बहुत बड़ी गैर सियासी कुव्वतें भी हैं, इनको एक समझना चाहिए कि ये मिलकर कोई हिकमत अमली तय करनी पड़ेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अभी सिर्फ इनके पास शायद 10 महीने भी नहीं रह गए, शायद 8 महीने रह गए। अगस्त में ये हुकूमत चली जाएगी अगर पूरा अपना ये वक्त निकाल लेती है। तो ये जो भी अभी कोशिश करेगी वो नाकाफ़ी होगी और वो वक्ती तौर पे होगी। दूसरी हुकूमत चाहे ये भी आए या दूसरी भी आए, वो अपनी जो है उसके जो तरीके फ़र्क होंगे, उसको जो जिस तरह उसको मईशत को चलाना होगा वो फ़र्क होगा। लेकिन आप देखिए बहुत सारे मुल्कों में हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, लेकिन इक्तिसादी तौर पर मुल्क चलता रहता है, उसका थोड़ा बहुत रुख बदल जाता है। हमारे यहाँ तो मईशत बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है। एक सियासत इतनी ज़्यादा होती है और सारे वक्त यरगमाल बनाया गया मईशत को कि एक पार्टी जो पावर में है वो भी इस तरह की हिकमत अमली नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे इनको भी अब 8 महीने होने को हैं PDM की गवर्नमेंट को, लेकिन अगर आप देखें इन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि इमरान खान ने सियासी तौर पर इनको बहुत तंग किया हुआ है
और इसी तरह से अगर अगले चंद महीने तक ये कोशिश करेंगे कि कोई पॉलिसी बनाए, कोई हिकमत अमली बनाए, तो इनको पता है इलेक्शंस अभी आने वाले हैं, तो ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है इसका तो सिर्फ एक ही गोल है, और वो जाहिर है हर सियासी पार्टी का होता है कि वो इलेक्शन जीत के आए। उनको मईशत से इतनी दिलचस्पी नहीं है, उनको इलेक्शन से है, तो वो ऐसी कवानीन लेके आएंगे, ऐसी कोशिशें करेंगे जो इक्तिसादी तौर पर इलेक्शन जितवा सके। शुक्रिया आपका। शुक्रिया अकबर ज़हरी साहब। आगे चलें और सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस बात पर आगे बात चलाते हैं, क्योंकि इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि IMF प्रोग्राम के तसलसल के बगैर पाकिस्तानी मईशत का संभलना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सारे इस बात को अब मानते हैं। उधर IMF की शराइत ही बड़ी सख्त हैं, वो भी बहुत सख्त ही रखते हैं ऑब्वियसली। तो हुकूमत के इक़दाम के बाद क्या ऐसा चांस है कि इन शराइत में नरमी आ सके? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो इस टाइम 9वें जायज़े की मुज़ाकरात हैं वो स्टाल्ड हैं, वो रुकी हुई हैं, वो हाल्ट मोड के अंदर हैं। IMF की ये विश लिस्ट है, ये कंडीशंस हैं कि जिनके तहत वो ये चाहते हैं कि बिजली की प्राइसेस में इजाफा किया जाए। दूसरी जो IMF की शर्त है वो ये है कि गैस सेक्टर के अंदर भी सर्कुलर डेट ऑन खड़ा हुआ है और तकरीबन 1640 अरब रुपए के लगभग ये सर्कुलर डेट खड़ा है गैस सेक्टर का, तो गैस की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेंगी। जो तीसरी शर्त है वो ये है कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें और एक्सपेंडिचर्स पे जो फ्लड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उस पे IMF गुंजाइश देने के लिए तैयार है। तकरीबन 400 अरब रुपए के लगभग डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो हमने BISP के थ्रू फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर लोगों को इमदाद दी है, इतनी जो है वो IMF रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार है कि वो फिस्कल जो बजट है, बजट डेफिसिट जो है उसके अंदर उसमें एडजस्टमेंट दे देगा। लेकिन जो रेवेन्यू साइड है, आपने ये देखा कि अभी एक तरफ तो PDL में जो है वो कमी हो रही है, उसके साथ साथ जो FBR का शॉर्टफॉल है वो भी दिसंबर के महीने में कोई 225 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। 740 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 965। तो अब IMF ये कह रहे हैं कि आप एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स लें, और इसके अलावा ट्रेडी सिंगल अकाउंट है, उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं। तो सब इन चीज़ों पे इत्तेफाक होगा तो उसके बाद ही पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो नामा जायज़ा है उसके मुज़ाकरात जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। शुक्रिया आपका मेहताब साहब। अच्छा जी, हम एक खबर इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे शो से पहले और सोच रहे थे कि जब इंसान के पास इतना पैसा हो ऑलरेडी कि आप दुनिया में कोई भी जहाज जिस पे दिल आए खरीद सकें, कोई भी क्रूज खरीद सकें, किसी भी किस्म की रोल्स रॉयस बनवा सकें, कुछ भी कर लें आप, उसके बाद भी आप क्या पैसों के लिए कोई चीज़ करेंगे या कोई ज़िंदगी में नहीं? तो फिर जवाब ये आया, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चैलेंज के लिए ऐसा किया होगा। रोनाल्डो की एक्चुअली हम बात कर रहे थे, और दिखाना भी हम आपको ये चाहते हैं कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो जो हैं अब उन्होंने फॉर्मली अल नसर क्लब ऑफ सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर लिया है, और उनके लिए एक बहुत बड़ी तकरीब हुई। वहाँ एक पार्क है जहाँ लोगों से इंट्रोड्यूस कराया गया कि रोनाल्डो अब हमारे क्लब के साथ हैं, और बहुत उनके फैंस वगैरह आए हुए थे। ही वोर दैट जर्सी, आपको पता है ना कि किसी क्लब की जर्सी पहनना तो फिर मतलब बिल्कुल मोहर लगाने वाली बात है कि जी अब मैंने इनको ज्वाइन कर लिया है। तो वहाँ हमारी वो पैसों की बात हो रही थी, माना कि ही इज बीइंग गिवन टन लोड्स ऑफ मनी, मतलब कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। सूटकेस जहाज में भर के इतने मतलब इतने पैसे अंदाजा अमाउंट का हम बता रहे थे। वो याद है ना, हमने आपको बताया था 5 लाख यूरो पर डे, 5.5 लाख यूरो पर डे वाली बात, $177 मिलियन या पता नहीं पाउंड। बट वी विल नॉट गेट इनटू दैट। तो हम इस बात बहस में पड़ गए कि भाई पैसों के लिए इंसान मतलब यू विल, जिसके पास ऑलरेडी इतना पैसा हो कि वो मजीद क्या करेगा। आई थिंक कि ही हैज डन दिस फॉर द चैलेंज। वो अल नसर क्लब सऊदी अरब का क्लब है, यूरोपियन क्लब से, तो वो खुद कहते हैं कि मुझे हर जगह से ऑफर्स आ रही थी, लेकिन मैं एक तो इनको ज़बान दे चुका था, और दूसरा आई एम श्योर इट्स द चैलेंज ऑफ इट कि अब उन्होंने सोचा होगा कि आओ किसी और खित्ते को ज़रा एम्पावर करें फुटबॉल में, और उन्होंने उनकी एक्सपर्टीज़ कतर फीफा में तो देख ही ली थी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजनिंग होगी उनकी डिसीजन मेकिंग। यूरोप में मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। इस बात से चले हम हिंट ले लेते हैं कि उन्होंने कहा कि जी हिंट क्या कह दिया, यूरोप में मेरा काम मुकम्मल हो चुका है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उस पे साउथ अफ्रीका कह दिया था गलती से सऊदी अरेबिया को। है ये नहीं मैंने सुना था, ये भी हुआ था। चलो हो जाता है ऐसा वैसा, बट ही इज वेरी मच देयर।
और वैसे ही हमने कहा कि इतने फैंस हैं पाकिस्तान में, तो हम ज़रूर ये विजुअल्स आपके साथ शेयर करेंगे। खट्टा मीठा सा वैसे है इनका, ये जो इनकी किट जो है। हाँ, तो फुटबॉल की किटें हाँ, वो खट्टे मीठी ही नहीं, ये होती हैं। खासी खट्टी और मीठी सी है। अच्छा, टंग ट्विस्टर्स बनते जा रहे हैं, हमें ब्रेक चाहिए। Is it like a neon yellow color? It is a neon yellow with a very striking blue. Ink blue sort of. Which I like. I like this combo. रोनाल्डो ने पहना हुआ है ना, बस ओके। अच्छा जी, लाहौर में तख्त के लिए सियासी और कानूनी जंग तो काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन कराची में भी सियासी महाज ज़रा गर्म हो गया है। MQM नई हल्का बंदी के बगैर बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ मैदान में आ गई है और दोनों जमातों के दरमियान मुआहदे की जामिन बनी नून लीग ने भी पीर को मुसालहत कराने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं है। लीगी वफ़द जैसे कराची आया था वैसे ही वापस चला गया और टूटे धड़ों को जोड़ने की कोशिश जो है वो आपको पता है कि टूटे दिल भी और टूटे धड़े भी। दिल टूटे थे तो धड़े बने थे ना, वैसे It doesn't make sense. इसके आगे मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। टूटे धड़ों को जोड़ने की कोशिश करती MQM वाज़े तौर पर कह चुकी है कि 74 नई बल्दियाती हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात मंजूर नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी रात गए मुस्तफ़ा कमाल के घर पहुँचे और 9 जनवरी को होने वाले एहतजाज में शिरकत की दावत दी। इससे पहले वो कह चुके हैं कि नई हल्का बंदी के बगैर इलेक्शन हुए तो वो हुकूमत से अलग हो सकते हैं। आसिफ जरदारी को यकीन है कि MQM कहीं नहीं जाएगी, 2 से 3 रोज़ में मसला हल कर लिया जाएगा। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली ये बात जो है बढ़ती चली जा रही है, तो इस पर मज़ीद बात करेंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब, आपसे बहुत सी खैर बातें हमने करनी है, लेकिन MQM फिर नाराज़ है, एक दफ़ा फिर नाराज़ है। नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं कबूल उन्हें। बुनियादी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ही है जो फैसला कर सकता है, लेकिन वो बात करने को तो आपके पास आते हैं या वफाकी हुकूमत के पास, तो MQM को पीपल्स पार्टी से क्या चाहिए? जब वो आते हैं तो बात क्या होती है एक्चुअली? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि जी जो भी ग्रीवेंसेस हैं MQM के उसको रिजॉल्व किया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें अदालत के हाथ में, कुछ चीज़ें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हाथ में। इस मौके पे एंड टाइम पर नई जो भी डिलिमिटेशन है, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद और अब जो शेड्यूल के बाद तो अब इलेक्शन में जब 2 हफ्ते रह गए हैं, तो ये थोड़ा टेक्निकल भी है और उस पर देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रही है और जैसे ही कोई अच्छा इसमें रिस्पांस आएगा डेफिनेटली वो MQM को कन्वे किया जाएगा। मेमन साहब, वैसे इलेक्शन की तारीख 15 जनवरी काफ़ी पहले आ चुकी थी, लेकिन MQM ने अपने एतराज़ का धमकी आमेज़ इजहार जिसे कहते हैं ना, अभी 2 दिन पहले ही किया है। आप लोगों की मुलाकातें और राब्ते तो रहते हैं, तो क्या उनसे पूछा आपने कि अचानक क्या हुआ भाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है और मैं समझता हूँ कि उनके अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है MQM, अगर उनके कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो अपने ग्रीवेंसेस को उन्होंने सामने रखे हैं। हम भी जो है कानून के दायरे में रहकर, आइन के दायरे में रहकर और इलेक्शन कमीशन के जो रिसेंट फैसले हैं उनके दायरे में रहकर हमें भी फैसले करना है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब। अच्छा, जब हम अपने पॉलिटिशियंस से बातें करते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है कि कोई मसला है बहुत बड़ा और शायद वो हमें एक्सप्लेन करेंगे, वो उसको प्ले डाउन करते हैं, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। अच्छा जी, कल खबर आई पाकिस्तान में एक बड़ी ही एस्टैब्लिश्ड न्यूज़ एंकर मिशेल बुखारी, जो कि बड़े अरसे से हम अपनी TV स्क्रीन पे उन्हें, जब हम इस फील्ड से वाबस्ता नहीं थे तब भी उन्हें देखते थे और फिर बहुत सी लोगों की वो मेंटोर रहीं। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने डिग्निटी के साथ काम किया। वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, 2 अरसे से वो कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला थी। एज अ शॉकिंग न्यूज़। उनको कैंसर था और 2 साल से वो इसी कैंसर से ही लड़ रही थी, लेकिन कभी उन्होंने इसका इजहार भी ओपनली किया नहीं। शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग। मेरी कॉलीग थी एक्चुअली, शी वॉज विद मी इन एक्सप्रेस और बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात थे, बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती भी थी। एंड ऑफ कोर्स देन आई मूव टू कराची, लेकिन फिर भी हमारा राब्ता रहा और जो इनको जानते हैं, जो इनको देखते थे, उन सारों के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी कल की। और अगर आप आज सोशल मीडिया पे भी देखें तो मिशेल बुखारी का नाम ट्रेंड भी कर रहा है। और एंकर हैं जो मेरे कॉलीग थे अमीर अब्बास, उनकी अहलिया भी हैं और लाहौर में ही इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। शी वाज जस्ट 38, ओनली 38 ईयर्स ओल्ड। वेरी हम ज़रूर उनको आज मेंशन करना चाहते थे। उनका काम, उनका नाम और उनकी खूबसूरत सी जो स्माइल है, ये हमेशा हमें याद रहेगी। शी वॉज सच अ लवली पर्सन और ये ख़ास तौर पे कैंसर जैसी बीमारी से अगर कोई जाए
तो एक तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि इसका इलाज मेरा ख्याल है कि अब निकल आना चाहिए। कुछ तस्वीरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मिशेल को ऑनर करने के लिए। आज बाय द वे सड़कों पर रवायती रौनक और रश रौनक कह लें जो भी है नज़र आ रहा था, क्योंकि बहुत से स्कूल ऑल्दो कल खुल गए थे लेकिन बच्चे आज से जाना शुरू हो गए। मुझे आज भी नहीं लगा। खुल गए थे बच्चे जो है वो अब फाइनली, अब और कितने दिन नहीं जाना, अगर आज भी नहीं जाना तो अगर अभी भी घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं ना, नो मोर, सॉरी, यू हैव टू गो टू स्कूल। वैसे मैंने इतना रश नहीं फील किया, मुझे लगा कि अब आज भी बच्चे नहीं गए। मैं छोड़ के आया हूँ ना, इसलिए वो अपनी आपको लगी हुई है ना बीच में, वरना लॉट ऑफ किड्स आर स्टिल टेकिंग इट इजी फॉर दिस वीक। आई थिंक अभी तो 2 दिन और रह गए हैं, अगले हफ्ते से मामला जो है वो फुल ऑन हो जाएगा। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं कि पीटीआई हुकूमत को गैर मकबूल बनाने में बढ़ती महंगाई का सबसे ज़्यादा किरदार रहा है और पीडीएम में शामिल जमातों ने इमरान खान हुकूमत की माशी पॉलिसियों को सबसे ज़्यादा आड़े हाथों लिया। बिलावल भुट्टो तो महंगाई मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए थे, मगर अब पीडीएम हुकूमत पीटीआई से भी 2 हाथ आगे खड़ी है। और पिछले दिसंबर में, ये पूरे स्टैट्स हम आपको बताना चाहते हैं, पिछले दिसंबर में महंगाई की शरह जो थी वो कितनी थी? 12.3%, जो दिसंबर में अब दुगनी हो गई है 24.5%। सो जो किया वो भुगत भी रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मौशी कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी किया जिसमें खाने पीने की चीज़ों की कीमतों का मौजूदा दौर से मुआवजा किया गया। देखा जाए तो ये आदाद व शुमार जो है वो नेमत मालूम होते हैं, यानी आज हर चीज़ 100 से 200 गुना महंगी हो चुकी है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मतलब अगर आप चिकन, जो कि एक आम चीज़ खा रहे हैं ना, लोग सारे चिकन तो खाते ही हैं और ख़ास तौर पे जब बाकी चीज़ें नहीं खा सकते, बीफ वगैरह, तो चिकन खा लेते हैं। 650 रुपये फ़ी किलो हो चुका है चिकन। तभी तो इमरान खान साहब को मियाँ नवाज शरीफ के बाद उनका भी तो यही बयानिया था ना, जब उन्हें निकाला था उनके मुताबिक कि मुझे क्यों निकाला, मैं तो सब कुछ ठीक लेकर चल रहा था। इमरान खान साहब भी यही बयानिया लेकर मैदान में उतरे हैं कि मुझे क्यों निकाला। अच्छा, खान साहब के बीच में ये कहना कि जो एक हमारी हुकूमत अपने आप को कह रहे थे जो कि बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी, उसको हटा के ये लेके आए। एक तो बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन यू डू हैव अ पॉइंट, क्योंकि आने वाली हुकूमत जो इतनी ज़ोरों शोर से आना चाह रही थी पीडीएम हुकूमत, एग्जैक्टली, तो उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं थे। मतलब आप इतने ज़ोरों शोर से क्यों पीट रहे थे कि जी हम मुल्क का बहुत बुरा हाल है और हम ठीक करेंगे? आपने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं की ठीक करने में। सो खान साहब डज हैव अ पॉइंट। अच्छा, पता है क्या है, ये मसला आने वाली कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हो, नहीं ठीक कर सकेगा अनलेस हम अपनी ज़िंदगी में और अपनी आदतों में और अपने थॉट प्रोसेस में बुनियादी तब्दीलियां नहीं लाते। वी हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, वी हैव टू अमेंड आवर हैबिट्स, वी हैव टू चेंज आवर बिहेवियर्स। हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। और दूसरी बात ये, हमें अपने मुल्क की आधी आबादी को काम पे लगाना होगा। आई एम सॉरी, 51% आबादी अगर किसी मुल्क की घर बैठी रहेगी और सिर्फ रोटी हांडी करती रहेगी तो दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं, वरना ये हालात जो है ना, ये दे विल गेट वर्स। तो खवातीन को, बच्चियों को निकालें, पढ़ाएं, कुछ करने दें, वरना ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बिल्कुल नीचे ही जानी है वरना। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल हो या माशी अखाड़े के मौजूदा पहलवान जो है इसहाक डार साहब, वो महंगाई की बला किसी के काबू में नहीं आई और अवाम की हुकूमत से नाराज़ी और मायूसी बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और अगर महंगाई को बुनियाद बनाकर मुझे क्यों निकाला का बयानिया खान साहब जारी रखते हैं तो ये चीज़ असेंबलियाँ तोड़ने और इस्तीफ़ों की सियासी चालों से ज़्यादा मौसर चाल साबित हो सकती है। सो यू नेवर नो वेयर दिस इज गोइंग। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत मुखालिफ मुहिम में मुझे क्यों निकाला बयानी के साथ अब वो मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस को भी मार्केट कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है बड़ी एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनके लिए हो सकती है। आप समझते हैं कि दिस वुड वर्क मोर इन हिज फेवर देन मुझे क्यों निकाला? बिल्कुल ठीक है, मुझे क्यों निकाला। ज़र मुबादला 17-18 अरब डॉलर से 5.5 अरब डॉलर पर आ गए। मुझे क्यों निकाला, डॉलर 180 रुपये से 260 रुपये भी नहीं मिल रहा मार्केट में। मुझे क्यों निकाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो हमारी उसका सवा सत्यानाश हो गया। मुझे क्यों निकाला, स्टॉक एक्सचेंज ज़मीन बोस हो गई, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत तारीख साज हो गई। मुझे क्यों निकाला, आप कहते थे ये कश्मीर इसने बेच दिया, हम आएंगे तो कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, लड़ लिया आपने मुकदमा। मुझे क्यों निकाला, आपने बहुत सारे फ्रंट्स पे काम करना था, दोस्त ममालिक, अब आप बकौल शहबाज शरीफ साहब वो मैं फ़ोन करता हूँ तो वो समझते हैं कि पैसे मांगने आ गया है।
मुझे क्यों निकाला? आपके हालत अगर ये होनी थी कि आपने कपड़े बेचने थे और आटा सस्ता होना था तो फिर मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला कि अगर हालत ये होनी थी कि मौलाना साहब अल्लाह उनको सेहत दे, सुना बीमार हैं, अगर आप मौलाना साहब की फूंकों से मईशत बेहतर होनी है तो फिर मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला कि आपने, मैंने 4.25 साल में मैं जो ना कर सका या जो मैं मुझसे ना हो सका वो 8 महीनों में आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अच्छा, ये भी बताएं भट्टी साहब कि मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पर मईशत और महंगाई के जो इशू हैं, ये किसी भी अपोजिशन के लिए बड़े तगड़े पॉइंट्स हैं। तो अवाम तो ऑब्वियसली बड़ी तंग ऑलरेडी आ चुकी है, तो वो तो भरे बैठे हैं। अगर खान साहब को इतना मवाद मुयसर है तो क्या उन्हें इसके बावजूद असेंबलियाँ तोड़ने और इस्तीफ़ों वाले एक्शन लेने की ज़रूरत होगी? मतलब महंगाई इज़ अ वेरी बिग इशू एज इट इज़। अगर मुझसे मेरी राय पूछें, और अब इस वक्त की सिचुएशन भी यही है कि शायद इमरान खान साहब असम्बलियाँ ना तोड़ें, क्योंकि कई मरतबा बात कर चुके हैं कि इमरान खान और 5-6 लोगों के अलावा तहरीक इंसाफ में बाकी तहरीक इंसाफ की मरकज़ी सारी सियासतदान KPK और पंजाब सारे चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना टूटें, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। और अगर ये PDM हुकूमत साल और मांगती है तो अगर मैं होता इमरान खान तो मैं 1 साल और दे देता कि मेहरबानी करें कि आप साल और करें हुकूमत, और एक मरतबा राज्य के अपने ताकि आपको कोई दुख ना रहे कि हमारे पास वक्त कम था, लें बड़े फैसले। तो मगर मेरी राय पूछें तो उनको नहीं तोड़नी चाहिए, बाकी इमरान खान साहब का अपने फैसले हैं। ये आपका टर्म अच्छा लगा है, रज के ट्राई कर लो, तो ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है वैसे। अच्छा, ये बताइएगा भट्टी साहब, लास्टली इमरान खान साहब आपको पता ही है सियासत में अब माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं, उनका हक भी है, सियासी पत्ते खेलते हैं, वो हुकूमत पर जायज़ और नाजायज़ तनकीद कर भी सकते हैं, ये भी उनका हक है। लेकिन जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट की गुज़श्ता अदवार और गुज़श्ता मामलात में किसी हद तक निशाना बना रहे हैं उनकी क़यादत को, इससे क्या हासिल होगा उन्हें? क्या तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इसका कोई फ़ायदा मिल सकता है? क्योंकि फवाद चौधरी तो कल ही कह रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। इसका 2 जुमलों में आपको मैं हवाल सुनाता हूँ। जब इमरान खान साहब ने तकरीर की ना, वो दोनों वज़रा आला को लेफ़्ट राइट बिठा कर, तो तकरीर ख़त्म हुई तो ज़राए कहते हैं कि नई फ़ौजी क़यादत ने कहा कि ये पुरानी को नहीं सुना रहे, हमें सुना रहे हैं और ये ठीक नहीं कर रहे। तो आप खैर से पुरानी को तो जो कर रहे हैं करते रहेंगे, तो नई के साथ क्या करने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आगे बढ़ना चाहिए। आपने एक मैसेज कन्वे कर दिया है, दोनों तरफ के मैसेजेस आ गए हैं, तो आप मेहरबानी करके आगे बढ़ें। आपके पास बहुत सारे वसी मौक़े हैं, वसी फील्ड्स हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब का एक तरीक़ाकार है और वो एक बयानिया है, अब वो उस पर कितने आगे हटते हैं या कितने नहीं, लेकिन कोई भी 2-4 के अलावा कोई भी जो तहरीक इंसाफ का बड़ा या छोटा सियासतदान है, वो इमरान खान साहब के इस बयानिए के साथ अंदर से नहीं खड़ा। बाहर से ना बोले तो उसकी मर्ज़ी, अंदर से नहीं खड़ा। बल्कि बहुत सारी पार्टियों में, परवेज़ लाई ने तो ओपन कहा ना, या मोनस लाई ने, लेकिन पार्टी के असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और सारों ने कहा कि प्लीज़ अब इस रास्ते से वापस आ जाएं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमसे बात करने का। लेट्स सी, आपको पता है ये तो वो बातें हैं जिनकी डेवलपमेंट रोज़ होती रहती हैं, सो वी विल टॉक अबाउट दोज। सो ऑल्दो फवाद चौधरी साहब से कल एक सहाफ़ी सवालात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो जिन लोगों को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, जैसे कि जनरल बाजवा, उनका मुआवजा करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पुरानी बात हो जाती है और पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत कर ही क्या सकती है। सो वो कौन सा इनकलाब और कौन सी 2/3 अक्सरियत और फिर वो कौन सी बातों में दम जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे अब ऐसा लूला लंगड़ा इक़्तिदार मिला तो दोबारा नहीं लूँगा, क्योंकि आपकी जो तमाम लीडरशिप है वो ज़हनी तौर पर इसी बात पे अब तक सियासत करती आई है और उनका सियासी क़िबला यही है कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती। तो फिर दोबारा आप हुकूमत हासिल करके कौन सा तीर मार लेंगे? डिफरेंट तरीके से ट्राई करेंगे ना। अच्छा, हाँ, एनी वो जब होगा तब होगा, नया दम करेंगे कोई। अच्छा, आपको जी हैरानी नहीं होनी चाहिए अब्दुल्ला, आपके लिए ये कि हर साल
ऑल्दो आज वो दिन नहीं है, 13 फरवरी को रेडियो का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। कैन यू इमेजिन रेडियो का, और जो कि आपको पता है कि कभी मालूमात और तफरीह का मकबूल आम और सबसे बड़ा मीडियम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में कोई 44,000 स्टेशंस हैं रेडियो के, और जो कि बिल्कुल बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में अगर आप देख लें तो 130 से ज़्यादा लाइसेंस याफ्ता निजी, कमर्शियल और 31 सरकारी रेडियो स्टेशंस काम कर रहे हैं। और हुकूमत अपनी आवाज़ आवाम तक जब उन्होंने जो भी कहना होता है पहुंचानी होती है तो रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसकी बात दरपेश है, रेडियो स्टेशंस को सर्वाइवल की जंग अब ये लड़ रहे हैं। खैर हुकूमत क्या कहती है इस सिलसिले में कि जब उन्होंने अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचानी हो, जैसा कि आप कह रही थी, तो रेडियो इज़ द बेस्ट मीडियम। तवानाई बचत के लिए ये जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए आगाही जो है मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इस बात को यकीनी बनाएगी कि तमाम निजी टेलीविजन रेडियो चैनल्स अपने कमर्शियल टाइम का 10% हिस्सा जो ऑलरेडी मौजूद है, एलोकेटेड है, वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस के लिए मुख्तस है और इस पर सख्ती से अमल पैरा होगा। आजकल वैसे आपको बताएं कि देही इलाकों के बजाय शहरी इलाकों में रेडियो ज़्यादा सुना जाता है। गाड़ियों में सफ़र करने वाले बेशतर लोग मौसम और ट्रैफिक वगैरह की मालूमात के लिए रेडियो पर ही इंहिसार करते हैं, लेकिन रेडियो को भी अब बहुत से मसाइल का सामना है। मतलब इतने मसाइल का सामना आ गया है क्योंकि अदरवाइज़ इतने मीडियम्स आ गए हैं कि अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये रेडियो चैनल जो चल रहे हैं इनको कैसे चलाते रखना है। हाँ। ठीक है, BBC की रेडियो सर्विस भी वो जो रेडियो पे जाती थी वो शायद अब बंद हो गई है, ऑनलाइन वगैरह प्लेटफॉर्म वो जारी रहेगा, लेकिन ये सारी तब्दीलियां आ रही हैं। तो क्या इसको तब्दीली के ज़ुमरे में लिया जाए कि हाँ अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो रहे हैं तो रेडियो भी एक नए मीडियम जिसको हम वेब स्ट्रीमिंग कह सकते हैं उस पर होगा, और उस तरह से मार्कोनी ने जो ईजाद की थी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर नहीं रहेगा, या फिर रेडियो को ही एक्चुअली ख़तरात लाहक है? इस पर हम बात करेंगे। जी, जुल्फ़िकार शाह साहब हमारे साथ हैं जो कि एक वेटरन ब्रॉडकास्टर हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है। और ये जो हमारा एक शक सा है ना कि रेडियो का फ्यूचर शायद अब हमें ख़त्म होता ही नज़र आ रहा है, इनसे सबसे पहले तो यही सवाल कर लेते हैं जुल्फ़िकार साहब, रेडियो इज़ डाइंग या फिर अब क्या लगता है कि रेडियो की जगह कोई नहीं ले सकता? क्योंकि इंटरनेट जो है और ख़ासतौर पे नई जनरेशन को देखें, जितनी चीज़ें हमने मेंशन की हैं रेडियो के फ़वाइद वो तो इंटरनेट पे उनको मिल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया हुमा आपका भी, अब्दुल्ला आपका भी, और जियो पाकिस्तान आपका भी कि आपने रेडियो के बारे में गुफ्तगू की और मौका दिया कि हम अपनी बात आवाम तक पहुंचाएं और हुक्मरानों तक भी पहुंचाएं कि रेडियो लाइसेंसेस जो प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं वो वाकई बका की जंग लड़ रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है, दुनिया भर में ऐसा नहीं है। दुनिया भर में रेडियो एक बहुत अहम मीडियम है, और आपने कहा कि रेडियो ज़िंदा है 100 साल से, तो आगे आने वाले 100 साल भी ज़िंदा रहेगा। रेडियो की अहमियत यह है कि वो सबसे पुराना मीडियम है और एक फ्री मीडियम है। अवामुन नास को ये वाहिद एक सहूलत है जो कि उनको पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। ये कंपेनियन मीडियम है हर इंसान के साथ। ये गाड़ी में, कहीं सफ़र में, किसी काम करते हुए ये वाहिद मीडियम है जिसको इस्तेमाल करते हुए कोई उसको हिंड्रेंस नहीं होती, और इसके लिए इजाज़त है कि आप दीगर काम करते हुए, ड्राइव करते हुए रेडियो सुने। फिर ये जितना अहम है उमरा के लिए, एलीट क्लास के लिए, उतना ही गरीब के लिए उतना ही अहम है। आप चाहे आज लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी ले लें, उसके डैशबोर्ड पर रेडियो बिल्कुल झूमर की तरह लगा होगा, और वो खूबसूरती होती है उस गाड़ी की, और उस फवायद भी लेते हैं। और फिर ये इस मीडियम को पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो जिस लाइसेंस फीस पर हमें रेडियो स्टेशंस मिले थे, प्राइवेट रेडियो स्टेशंस को, वो लाइसेंस फीस का जब रिन्यूअल की बारी आई तो अमेंडमेंट कर दी गई कानून में, और उस कानून में अमेंडमेंट्स करने के बाद कहा गया कि जी जो करंट फीस है, जो बिड प्राइस है, वो उस पर आपको रेडियो रिन्यूअल होगा। तो जिन्होंने पहले लाइसेंस लिए थे वो पैसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बगैर किसी स्टडी किए हुए ये सूरत हाल सामने आई। तो अभी भी हम बजाय कि हम अपनी इम्प्रूवमेंट पर काम करें, आज भी रेडियो वकीलों को अपनी अहम तरीन कमाई जो है वो उनको दे रहे हैं कि जी आप हमारी बात हुकूमत को समझाएं, और सुप्रीम कोर्ट तक रेडियो में बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं जुल्फ़िकार शाह साहब। आपकी इतनी खिदमत है इस मीडियम के लिए, आई एम श्योर आपके रवाबित भी होंगे या आपके कॉलीग्स के रवाबित होंगे।
जो मौजूदा हुकूमत है या इससे पहले वाली हुकूमत है, कब से इशू चल रहा है, एक तो ये एक्सप्लेन कर दें। आपने समझाने की कोशिश नहीं की, नेगोशिएशन से बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं, तो आपने बताया नहीं कि भाई ये अनरियलिस्टिक फीस है। कई मीटिंग्स हुई हैं और मीटिंग्स में कई दफ़ा वो बातें तय भी हुई हैं और वो अफसरान कहते हैं कि हम समझते भी हैं कि आपके साथ ये ज्यादती हुई है, और लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, और अगर हमने ये पैसे चार्ज नहीं किए तो हमारे पास वो आपके आ जाएंगे, जो वॉच डॉग्स हैं, फाइनेंशियल वॉच डॉग्स हैं, वो आ जाएंगे और वो कहेंगे कि आपने इनसे पैसे क्यों नहीं लिए। लेकिन एज ऑफ टुडे वो कर चुके हैं जिसके पैसे देने हैं। तो लगता है ऐसे है कि आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा, और ये इसमें हमें एक रिलीफ चाहिए, वन टाइम रिलीफ चाहिए। क्या खदशा आपको नजर आ रहा है? अगर ये मसला हल ना हुआ तो क्या रेडियो स्टेशंस बहुत सारे बंद हो जाएंगे? कितने हैं वैसे पाकिस्तान में रीजनल? बंद कर देंगे तो बंद हो जाएंगे, अगर बंद नहीं करेंगे तो जिस तरह अभी तक जिंदा हैं हम, वो चल रहे हैं तो चल रहे हैं। कई लोगों का इससे रोजगार वाबस्ता है, बहुत से लोग इसको करियर बनाया हुआ है, और दूसरा पेंडेमिक में दुनिया भर ने, कोविड के दौरान दुनिया भर ने अपने रेडियो स्टेशन को ग्रांट्स दिए हैं कि वो अभी इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कितनी ग्रांट्स प्राइवेट रेडियो स्टेशन को दी गई हैं कि उन्होंने तकलीफ के दौरान, इस मुश्किल सूरत हाल के दौरान मैसेज लोगों तक पहुंचाया, उनको एंटरटेन किया। जब लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में महसूर थे, तो उनको ग्रांट दी गई कि कोई इश्तिहार नहीं चलता था, लेकिन आपने अपने आप को जिंदा रखा और लोगों का ख्याल किया, अवेयरनेस की। लेकिन हमारे यहाँ ग्रांट के बजाय हमारे हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, और वो भी इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, कई 100 गुना ज्यादा फीस चार्ज की जा रही है, और वो उसके लेटर्स आते हैं और उसके जवाब भी दिए जाते हैं। हम उनसे मीटिंग करने के बजाय वकीलों से मीटिंग करते हैं कि जी खुदारा हमारी बात को बेहतर अंदाज में कानून। अच्छा, आयरनी ये है कि जब इलीगल रेडियो स्टेशंस जो सवात में भी कितने अरसे चलते रहे हैं, जिसमें से ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपना मैसेज अक्रॉस करते हैं, उनको ये कभी बंद नहीं कर सके। जो सही काम कर रही हैं उनको बंद करने पे तुले हुए हैं। जुल्फ़िकार शाह साहब, ये ज़रूर बताइएगा, अभी रिसेंटली जो खबर आई है BBC उर्दू सर्विस ख़त्म करने की, मतलब बड़े लोगों को एक तो नॉस्टैल्जिया भी है क्योंकि बड़ा पुराना ये चल भी रहा था, एक बड़ा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी था। अब इतना बड़ा इदारा अगर अपनी सर्विस ख़त्म कर रहा है तो वो एक सिग्नल जो है वो पहुंचता है बाकी इदारों के लिए भी, बाकी रेडियो स्टेशन के लिए, कि वाकई वायबल नहीं है इसको चलाना। ये सही बात है? हाँ बिल्कुल नहीं, BBC से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि BBC एक नॉन कमर्शियल इदारा था, और वो BBC हुकूमत, बरतानिया की हुकूमत उसके तवसुत से चलता था, और वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जरिए था। BBC के लोग हमारे पास यहाँ रेडियो स्टेशन बाकर बैठे भी हैं, तो उनकी जो सुनने वाले लोग हैं, सामीन हैं, वो दुनिया भर में हैं। BBC की टेरिटरीज, क्योंकि वो मुख्तलिफ बैंडविड्थ पे काम करते हैं, मुख्तलिफ मेगाहर्ट्ज़ पर उनकी नशरियात जाती हैं। चाइना के रेडियो स्टेशन भी उनसे वो क्लैश कर रहे थे और वो तब्दील नहीं हो सकता था। तो वो डिजिटल पर तो है, ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने बंद नहीं की है, लेकिन वो डिजिटल पर आज भी है। आज भी वो प्रोग्राम इंटरनेट के जरिए नशर होते हैं। देखिए, ज़राए इब्लाग के 3 ज़राए थे, एक अखबार था, एक टेलीविजन, और आपका उसमें रेडियो। अब उसमें चौथा डिजिटल मीडिया जो आया है, नई फैमिली मेंबर है, उस डिजिटल मीडिया ने बहुत कुछ तब्दील किया है। लेकिन मुख्तसरन जुल्फ़िकार शाह साहब लास्टली बताइएगा, मे भी 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे अब अखबार प्रिंट नहीं हो सकता, और बहुत सारे अखबारात डिजिटली ज़्यादा देखे और पढ़े जाते हैं, और रेडियो भी जैसे BBC भी डिजिटली शिफ्ट हो गया है, तो मे बी इट्स डिजिटल रेडियो, वुड इट बी अ न्यू नॉर्मल कि रेडियो भी डिजिटल हो जाएंगे सारे, जो कि एक्चुअली बहुत जगह है भी। इस रेडियो ने उतार चढ़ाव ये सारे देखे, सब देखे। जब टीवी आया था तो सबने कहा रेडियो मर जाएगा, जब दीगर मीडियम आए सबने कहा कि रेडियो शायद पीछे कहीं ऑब्सलीट हो जाए। नहीं, रेडियो आज भी जिंदा है, अगले 100 साल भी जिंदा रहेगा। हाँ, उसके अंदाज बयान करने के, लोगों तक पहुंचने के मुख्तलिफ हैं। मैं आपको आज भी बताऊं, मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि बहुत सारे पाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग विजुअली इम्पेयर्ड है, बीनाई से महरूम है। रेडियो उनके लिए अखबार भी है, टेलीविजन तो है ही है, और तमाम जो ज़राए हैं उसमें अहम तरीन ये अहमियत रखता है। उनको हम भूल जाते हैं, हम उनको अखबार पढ़ के सुनाते हैं। रेडियो इज इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है। इसमें बार बार अर्ज करूंगा कि इन केस ऑफ डिजास्टर, इन केस ऑफ एनी सिचुएशन वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नो मोर, तो वाहिद चीज़ है जो कि रेडियो है, जो एयरवेव्स के थ्रू अब आपको आगाही के लिए, चाहे वो पोलियो के आपकी मुहिम चल रही हो, दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में, जंगल में, बयाबान में रेडियो पहुंचता है। बल्कि उसके साथ साथ किसी किस्म की भी हम ब्लड डोनेशन की भी जरूरत हो तो फौरन आपको रेडियो ही वाहिद चीज़ है जो कि फौरन लोगों को सेंसिटाइज करता है और उसके लिए
आपको दीगर काम छोड़कर उसको रेडियो सुनने की जरूरत नहीं है, आप रेडियो सुनते रहे और दीगर काम भी कर सकते हैं। तो ये इट्स अ कंपेनियन मीडियम, दिस विल सर्वाइव, नॉट ओनली सर्वाइव बट विल रिमेन एज अ कंपेनियन फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, जिस दिन गाड़ियों से लोगों ने रेडियो निकाल दिया मैन्युफैक्चरर ने, जिस दिन आपको वो ये चीज समझ आ जाएगी, तब जब दुनिया भर में ऐसा हो रहा हो। दुनिया भर में ऐसा नहीं हो रहा, तरक्की याफ्ता ममालिक हमारे साथ डिजिटली भी बहुत आगे, लेकिन वहां भी रेडियो बहुत अहम तरीन, वहाँ कम्युनिटी रेडियो कहलाता है। चाहे वेदर रिपोर्ट हो, ट्रैफिक अपडेट हो, चाहे ट्रेन के टाइमिंग्स हो या 2 करोड़ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो बीनाई से महरूम हैं और उनके लिए रेडियो ही उनका साथी है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मसाइल जो लाइसेंस फीस से मुताल्लिक हैं, जो बड़े अरसे से चल रहे हैं, अच्छा जुल्फ़िकार शाह साहब ने का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, वो हल हो जाए होपफुली। बड़ी ज़बरदस्त एक बात की, कैन यू इमेजिन कि गाड़ी में रेडियो ना हो या आपका स्टीरियो सिस्टम आई वुडंट बाय, मतलब मैं ये सोच नहीं सकती हूँ। दूसरी मेरे पर्सनली जो मुझे रेडियो के बगैर मैं सोच भी नहीं सकती रहना, इसकी जब वो अचानक से कोई आपका फेमिलियर कोई आपका गाना आ जाए जिसको आप कंट्रोल ना कर रहे हो, द सरप्राइज एलिमेंट ऑफ द रेडियो इज व्हाट आई लव अबाउट इट। मतलब एक न्यूज़ तो आपको मिल ही रही होती है, खबरें वगैरह, इन्फॉर्मेशन लिटरली सुबह जब हम आ रहे होते हैं ना तो रेडियो पे भी शोज़ लगे होते हैं, विच इज़ आपको एकदम से जगह भी देती है और आपको पॉइंटर्स भी दे देती है, लेकिन वो जो म्यूज़िक वाला एलिमेंट है ऑफ सरप्राइज वो बहुत अहम है। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन ड्राइविंग विदाउट रेडियो इन द कार। किसके पास वो रेडियो वाला फ़ोन हुआ करता था, याद है आपको? रेडियो वाला फ़ोन शुरू में तो टेलीफोन का, सेल फोन का सबसे अहम फीचर नौजवानों में व्हेन वी वर ग्रोइंग अप रेडियो ही माना जाता था। हाँ, दैट्स ट्रू। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है रेडियो वैसे, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा, बात यह है कि वीकेंड पे अब्दुल्ला किसी की शादी पे गए थे और अक्सर जब शादियों पे जाते हैं तो आके मुझे बता रहे होते हैं शादी पे ये हुआ तो वो हुआ और क्या डेकोर था। ऐसी शादी अगर जो हम अभी आपको दिखाने लगे, अगर आप ऐसी शादी पे नहीं गए ना तो सॉरी, डोंट टेल, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि सियालकोट में प्रेसिडेंट सेट हो गया है। सियालकोट में मेरा ख्याल है, मैं गेस कर रहा हूँ लेकिन मुमकिन तौर पर ये ठीक ही होगा, यूके पलट एक फैमिली की शादी हुई है और उन्होंने जितने पॉइंट सारी उम्र वहां कमाए थे ना, उसमें से आधे लुटा दिए इस शादी पे। ठीक है, वो जो वेले पड़ती हैं ना, पता है कितनी की वेली पड़ गई हैं? एक हिसाब किताब के मुताबिक मुबैना तौर पर 23 लाख रुपए उन्होंने वेलों में लुटा दिए। ये वेले ये होती हैं जो इस तरह करके लोग खुशी में फेंक नहीं रहे होते पैसे। हाँ। और इसमें सिर्फ पैसे नहीं थे, इसमें मोबाइल फोन्स भी थे, किसी के मुंह पे भी लगे होंगे तो उन्होंने थैंक यू किया होगा। कोई बात नहीं, मुंह तो ठीक हो ही जाएगा, फोन तो मिल गया। तो उसमें जी फोन्स थे, गर्म सूट थे जो लोगों में वेलों में दे रहे थे, पौंड जिनका आपने जिक्र किया था, जो कि ऑब्वियसली हम स्टर्लिंग पाउंड की बात कर रहे हैं। ना सिर्फ ये सब कुछ, जो दूल्हा था, ये जी दूल्हा माशाल्लाह, दूल्हे ने जो ये हार पहना हुआ है, नोटों का हार पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, ये पाउंड्स का है, तो ये भी पौंडों का हार है, इसमें क्वीन बनी भी हुई है। ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था भाई, ऐसे नहीं, जरा लंबा सा लटक के जाना चाहिए था, मींस के और ज्यादा पाउंड बीच में डाल लें। हाँ। लेकिन इतनी खुशी, मतलब वी वर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, तो हमने सोचा कि ये खुशी आपके साथ शेयर की जाए। दूल्हे की जो बहनें हैं ना, वो भी रास्ते में ऐसे पैसे उड़ाती गई। नहीं, ये यू जस्ट मेड दैट, आई एम टेलिंग यू। ओह, यू सॉ इट? आई हैव बीन टोल्ड अबाउट इट। ऐसा ही हुआ है वैसे, मतलब दे वर जस्ट थ्रोइंग मनी। सो मैं खड़ा होना चाहता हूं, तो नेक्स्ट टाइम आपको शादी की इनवाइट आए, आप ऊपर खड़ा होना चाहेंगे ट्रक के नीचे? नीचे, ऊपर तो फेंके जा रहे हैं, नीचे से कलेक्शन हो रही है। ऊपर ही खड़ा होऊंगा क्योंकि जब नीचे इतना कुछ बिक रहा है तो साथ वालों को तो कुछ स्पेशल ही देंगे ना फिर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, साथ वालों के पास ऑलरेडी है इसलिए वो नीचे फेंक रहे हैं। एनीवे, ये इस बहस में क्यों पड़ रहे हैं, बस आपको कहना ये था नेक्स्ट टाइम आपको शादी की इन्वाइट आए, आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि आप क्या पाउंड दे रहे हैं, आप फोन दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं बेसिकली, वरना हम तो नहीं आ रहे, सॉरी। तो सोचा आपको फैसलाबाद, सियालकोट, बड़ी ग्रैंड शादियां होती हैं यहाँ पे, गुजरावाला, एनीहाउ माइंड बॉगलिंग किस्म की, मतलब आटे के कोई थैले भी दे देते हैं साथ साथ, महंगाई तो आपको पता ही दिए ही होंगे मेरा ख्याल है। अच्छा जी, हालिया सालों में दुनिया में एक के बाद एक वायरस ऐसी वबा की सूरत में आता है जिसमें तिब्बी मसाइल का एक नया बहरान आ जाता है और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको हल करने की कोशिश की जाती है, एटलीस्ट सेहत की सहूलियात लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। नबा रिजवी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और गूगल के साथ भी इंटर्नशिप कर चुकी हैं। आजकल यूनिवर्सिटी कॉलेज सैन डिएगो में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रही है। इनका फोकस खास तौर पर इस काम पे है कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए सेहत की सहूलियात फराहम की जा सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इनके आइडियाज़ हैं, इंडेवर्स हैं और अब PhD भी कर रही हैं। नबा ने हमें ज्वाइन किया ऑल द वे फ्रॉम सैन डिएगो। नबा, क्या हाल है? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बहुत हमने देखा कि आपकी एक तस्वीर और आपकी अकम्पलिशमेंट्स जो हैं वो वायरल हो रही थी, ख़ास तौर पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट का ख़त भी US वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से आया, तो हमने सोचा हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करें।
एग्जैक्टली क्या हेल्थ सॉल्यूशंस हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिनको डील किया जा सकता है? जी, तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ सॉल्यूशंस है। नॉर्मली लोग जो है डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं, और आजकल साइंटिस्ट डिफरेंट कंडीशंस देख रहे हैं जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज़ या कोई सा भी डर्मेटोलॉजी के जो कंडीशंस होते हैं जैसे स्किन कैंसर वगैरह। मैं अपनी रिसर्च में जो हूँ मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस और न्यूरो डाइवर्सिटी पे फोकस करती हूँ, तो दिमागी जो इलनेसेस होती हैं उन पे। अच्छा, ये तो आपका फोकस है, बट अदरवाइज आप एक तो आप डॉक्टरेट कर रही हैं, तो व्हाट्स योर मेजर, व्हाट्स योर थीसिस, व्हाट्स योर रिसर्च? सेकेंडली, ये जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट का लेटर आपको आया था, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन जिसे कह लें, हाउ डिड दैट हैपन? जी, तो मेरा पीएचडी कंप्यूटर साइंस में है और मैं एआई को यूज़ करती हूँ हेल्थ केयर एप्लीकेशंस में। तो मैं काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेसेस को देखती हूँ। जैसे जब मैंने गूगल पे काम किया था तो मैं डर्मेटोलॉजी पे देख रही थी, स्किन कैंसर वगैरह पे फोकस था। उससे पहले जब मैंने अपने बैचलर्स पे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया तो मैं हार्ट डिजीज़ पे फोकस कर रही थी। और यूएस वाइस प्रेसिडेंट का लेटर एक्चुअली मुझे इसलिए मिला बिकॉज जब से मैंने बैचलर्स डिग्री अपनी हासिल की 2020 में, तब से अब तक मैंने बहुत सारी डिफरेंट अवार्ड्स भी जीते हैं। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस पे काम किया है जिनको रिकग्निशन मिली है। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोजेक्ट जो है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस होती है, उधर डेमो हुआ था। और फिर मुझे अमेरिका की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है NCWIT, उसे कहते हैं नेशनल सेंटर ऑफ वुमेन इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो NCWIT वो उसमें सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो हिस्सा लेते हैं, और सारी लड़कियां अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं कंपीट करवाती हैं। और अच्छा नबा, आपको एक एग्जांपल देते हैं, मतलब आप ऑनलाइन हेल्थ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, ऐप्स की बात करें, तो दुनिया में इतनी आफात आती हैं, इतने मुश्किलात आती हैं। जैसे कि अभी आपने सुना है कि पाकिस्तान में पिछले साल 2022 में फ्लड्स आए, और ऐसी ऐसी जगहों पे लोगों को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी जहां इंसान नहीं पहुंच सकता था बहुत बार। तो ये हेल्थ सॉल्यूशंस कैसी होती हैं, किस तरह ऐसी सिचुएशंस पे मदद की जा सकती है? तो ऐसी सिचुएशंस पे बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। जैसे आई नो कि डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो इंटरनेट एक्सेस देना चाह रही हैं रिमोट एरियाज़ को, एक वो एक्सेस का तरीका है। मेरी जो ऐप थी जो यूनाइटेड नेशंस पे डेमो हुई थी, उसमें हमने क्या किया था कि ऐसी ऐप बनाई जिससे इंटरनेट के बगैर लोग जो हैं अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं ट्विटर वगैरह पे। तो हम लोग जब ऐसी एप्स बनाते हैं जैसे पाकिस्तान या किसी भी ऐसे मुल्क में, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों को हम लोग एक्सेस दे सकें उतना बेहतर है। तो हम लोग उसी हिसाब से सोचते हैं और डिज़ाइन करते हैं चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपका नंबर, रिजवी कंप्यूटर साइंटिस्ट हमारे साथ। बहुत बहुत मुबारक हो। और जब हमारे अपने पाकिस्तानी लोग इतना ज़बरदस्त काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि उनको इस तरह लेटर्स ऑफ अप्रिसिएशन भी मिले, उनका नाम हो, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि आपसे मुलाकात उनकी कराना ज़रूरी है। हेल्थ सोल्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरा भी एक इत्तेफाक हुआ यूज़ करने का, आई वाज वेरी हैप्पी। अच्छा जी, ईयर एंडर या ईयर स्टार्ट में आपको पता है नई नई फहरिस्तें आती हैं। पाकिस्तान के लेजेंड गुलकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को तारीख़ के, इंसानी तारीख़ के 200 अजीम तरीन फ़नकारों गुलकारों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। मारूफ अमरीकी जरीदे रोलिंग स्टोन ने तारीख़ के 200 बेहतरीन गुलकारों की फहरिस्त मुरतब की है, जिसमें पाकिस्तान से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान और भारत से लता मंगेशकर का नाम शामिल है।